इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, कैसे हैं सभी? चलिए भाई, प्रैक्टिस क्लास 1 आ जाओ, शुरुआत करते हैं। देखो, द कंपनी वाज फोर्स्ड टू रिसोर्ट डैश अनट्रेन्ड स्टाफ टू यूज, टू बी यूज्ड, टू हैविंग यूज्ड। आंसर बताएंगे सारे बच्चे। आप सबके साथ जल्दी से कमेंट करना है, जैसे ही क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा वैसे ही कमेंट करना है। उसके बाद में एक्सप्लेन करना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या बातें आपको समझनी है, क्या ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? लेकिन आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा आपको तुरंत उसका आंसर बताना है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ें, इसका आंसर बताएं और फिर जो मैं आपको समझाऊंगा उस पर सारे बच्चे ध्यान भी देंगे। जो जो समझाया जाएगा उस पर सभी ध्यान देंगे। चलो, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया? चलो आइए। अब देखो, ये जो क्वेश्चन हमारा बच्चे लिखा हुआ है ना, इसमें से ये जो है और ये जो है, ठीक है, एक काम करते हैं, इस तरीके से अटेम्प्ट ना करके ना, इसको एक दूसरे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिखा, दे रिसॉर्टेड टू वायलेंस, ठीक है, दे रिसॉर्टेड टू वायलेंस। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझना। ये जो रिसॉर्ट वर्ड हमने लिखा ना बच्चे, ये वर्ब है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। रिसॉर्ट टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का आश्रय लेना, किसी चीज का सहारा लेना, ठीक। दे रिसॉर्टेड टू वायलेंस, तो उन्होंने, दे रिसॉर्टेड टू व्हाट? टू वायलेंस। तो ये जो वायलेंस वर्ड है ना, आप ध्यान से देखिए, नाउन है। अगर ये वर्ड नाउन है तो हमें पता है कि जो नाउन्स होते हैं वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये वायलेंस नाउन सब्जेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो दे है। तो अगर ये वायलेंस नाउन जो है वो सब्जेक्ट नहीं है तो फिर है क्या? तो फिर ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट किसका है? ये ऑब्जेक्ट है इस टू का। अगर इस टू का ऑब्जेक्ट है तो ये टू क्या हो गया? प्रेपोजिशन, ठीक है। ये टू है बच्चे, प्रेपोजिशन, और ये जो वायलेंस है इस टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर आपको ये बात थोड़ी सी भी समझ में आ गई कि हाँ भाई ये टू प्रेपोजिशन है, वायलेंस इसका ऑब्जेक्ट है और ये रिसॉर्ट वर्ब है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि रिसॉर्ट वर्ब इंट्रांसिटिव है, तभी इसके साथ में टू प्रेपोजिशन यूज है। रिसॉर्ट वर्ब बच्चे इंट्रांसिटिव होती है और इसके साथ हम टू जो यूज करते हैं वो प्रेपोजिशन होता है। अब इसके साथ में हमें कोई भी प्रेपोजिशन हो उसके बाद में हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने ये जो वायलेंस नाउन है उसका ऑब्जेक्ट बना के लिखा। अब ध्यान देना कि जब हम टू को एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो इसके बाद हमेशा हमें इसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। वो ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। लेकिन अगर हम कभी किसी वर्ब को उसका ऑब्जेक्ट बना के लिखें तो वर्ब हमें जेरंड फॉर्म में लिखनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जब हम टू को यूज करते हैं इन्फिनेटिव बनाने के लिए तो इसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है।
तो टू के साथ में ये जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट काफी कंफ्यूजिंग है, काफी पॉपुलर भी, और एसएससी के एग्जाम्स में आता भी बहुत है। ठीक है, अब आपको ये समझना कि जो टू वर्ड होता है, प्रेपोजिशन होता है और इन्फिनेटिव मार्कर होता है। जब ये टू प्रेपोजिशन होता है तब हम इसके साथ में हमेशा इसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो कोई नाउन या प्रोनाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। लेकिन अगर हम टू का यूज इन्फिनेटिव बनाने के लिए करें तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब यहाँ पे जो रिसोर्ट के साथ हमने टू, इसके बाद ध्यान से देखो, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी, नाउन लिखा वायलेंस। तो अगर हमने यहाँ पे नाउन वायलेंस लिखा तो इसका मतलब टू प्रेपोजिशन है। तो रिसोर्ट के साथ जो हम टू लिखते हैं ना बच्चे, वो प्रेपोजिशन होता है। अगर वो टू प्रेपोजिशन है तो उसके बाद हमेशा हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, जो कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, या वर्ब अगर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट बना के टू के साथ तो वो आईएनजी फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। ये जो रिसोर्ट हमने लिखा ना बच्चे वर्ड, ध्यान से देखो, ये वर्ब है नॉन फाइनाइट फॉर्म में। इसके साथ यहाँ पर आपको टू एज अ प्रेपोजिशन यूज करना पड़ेगा। अब जब टू को आप एज अ प्रेपोजिशन यूज करोगे तो उसके बाद वर्ब जेरेंट फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। ये जो बी यूज है ना, ये जेरेंट फॉर्म नहीं है, ये गलत है। ये जो यूज है ये भी जेरेंट फॉर्म नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये भी जेरेंट फॉर्म नहीं है, ये गलत है। ये पार्टिसिपल है, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल होता है। ये रहा आंसर। तो हमारा आंसर है द कंपनी वाज फोर्स्ड टू रिसोर्ट टू यूजिंग अनट्रेंड स्टाफ। वो जो कंपनी थी वो मजबूर थी, किस लिए मजबूर थी? अनट्रेंड स्टाफ को यूज करने के लिए। उनके पास ट्रेंड स्टाफ की कमी होगी, तो इसलिए उनको मजबूर होकर सहारा लेना पड़ा अनट्रेंड स्टाफ का, अनट्रेंड स्टाफ को काम देना पड़ा। तो जो रिसोर्ट के साथ हम टू लिखते हैं, प्रेपोजिशन होता है। अगर इसके बाद कभी वर्ब लिखनी पड़े तो जेरेंट फॉर्म में लिखना। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि ये यूज बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लुक फॉरवर्ड टू लिखते हैं, तो उसमें जो टू होता है ये भी प्रेपोजिशन होता है। वर्ब अगर हमें इसके बाद लिखनी पड़ती है तो हम जेरेंट फॉर्म में लिखते हैं, याद है। विद अ व्यू टू, इसमें जो टू होता है ये भी प्रेपोजिशन होता है, इसके बाद वर्ब अगर लिखनी पड़े तो जेरेंट फॉर्म में लिखनी पड़ती है। विद एन आई टू, इसमें जो हम टू लिखते हैं ये भी प्रेपोजिशन होता है, अगर इसके बाद वर्ब लिखनी पड़े तो हम जेरेंट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट टू, हैव ऑब्जेक्शन टू, ठीक है, हैव ऑब्जेक्शन टू, बी ओपोज्ड टू, बी अवर्स टू, बी कमिटेड टू। ये सारे ध्यान रखने तुम्हें। बी कमिटेड टू, एडमिट टू, addicted to, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू अच्छा लिख दिया, बी ओपोज टू भी लिख दिया, addicted to, बी यूज्ड टू, accustomed to, एटसेट्रा। तो ये जो आपने कभी फ्रेजेस पढ़ी होंगी फाइनाइट वर्ब्स में, वैसे पढ़ी होंगी, ठीक है। तो जो ये फ्रेजेस आपने फाइनाइट वर्ब्स में, हाँ डिवोटेड टू, बिल्कुल बच्चे, और क्या। तो इनके साथ में जो हम टू लिखते हैं ना बच्चे, ये टू इन्फिनेटिव मार्कअप नहीं होता। ये टू इसलिए नहीं लिखा जाता कि इसके बाद में आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिख के इन्फिनेटिव बना लो, नहीं। ये टू इनके साथ में जो हम लिखते हैं ना, प्रेपोजिशन है। अगर कोई नाउन प्रोनाउन लिखोगे तब भी इस टू को हमें लिखना ही पड़ेगा। तो जब ये कंफर्म हो गया कि नाउन प्रोनाउन के साथ में भी ये टू लिखना पड़ेगा, तो ये इन्फिनेटिव नहीं रहा, ये जेरेंड हो गया, और ये प्रेपोजिशन हो गया। अगर ये प्रेपोजिशन हो गया तो इसका वर्ब जेरेंड फॉर्म में। तो हमारा आंसर यहाँ पे टू यूज है। द कंपनी वाज फोर्स्ड टू रिजॉर्ट टू यूजिंग अनट्रेंड स्टाफ, कि जो कंपनी थी उसको मजबूरी में अनट्रेंड स्टाफ को यूज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये इसका मतलब हो गया। ठीक, तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो, कितने बच्चों का सही बात है एक बार कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखो। He dash himself a stiff drink before making his statement to the police officer through poured, filled, sipped। अब ये लिक्विड से रिलेटेड वर्ब। थ्रो का मतलब फेंकना, और का मतलब डालना, उड़ेलना, ठीक है। फिल का मतलब भर देना, सिप का मतलब सिप करना, सिप करके पीते हैं, सिपर आता है। सिपर आता है जो जिम में जाने वाले लोग होते हैं, उसमें अपना रखते हैं, वो क्या नाम, एनर्जी ड्रिंक्स। तो सिपर होता है, वो सिप वर्ब से ही बनता है। चलो आंसर होता है,
हाँ, नहीं होगा, ये आपको गारंटी देनी है कि भाई जो पढ़ा दिया गया उसमें गलतियां हम नहीं करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हम पूरा सिलेबस ही पढ़ा दें एग्जाम से पहले पहले क्वेश्चंस की मदद से। He dash himself a stiff drink before making statement to the police officer. चलो, अब देखो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय मैंने किन चीजों का ध्यान रखना होता है और किन चीजों पे हम ध्यान नहीं रखते, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कैसे हम करते हैं, इस पर ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखिए कि ये आपको ऑप्शन में वर्ब दी गई है, ये सारी वर्ब्स हैं। यहाँ पे आप ब्लैंक में वर्ब लिखोगे। अब इस वर्ब के बाद में आप ध्यान से देखो, आपके दो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ जो बच्चे है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, होम का रिप्लाई, ठीक है। और स्टिफ ड्रिंक जो है, ये व्हाट का रिप्लाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे जो भी वर्ब लिखोगे वो डाइट्रांसिटिव वर्ब होनी चाहिए। ही डैश हिमसेल्फ अ स्टिफ ड्रिंक, ठीक है। ड्रिंक जो है वो नाउन है, हिमसेल्फ जो है वो प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ है। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये हिमसेल्फ और स्टिफ ड्रिंक, इनमें से कोई भी जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट होंगे। अब हमें पता है कि जो हमारे पास इंग्लिश में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें से क्या होता है कि अगर हम किसी, देखो पहली बात तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट है होम का रिप्लाई। ऑब्जेक्ट्स ऐसे नाउन से प्रोनाउंस होते हैं जो हम वर्ब के बाद में लिखते हैं, ये बताने के लिए कि वर्ब के इफेक्ट को रिसीव किसने किया। और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं व्हाट और होम के रिप्लाई होते हैं। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में केवल व्हाट, या कुछ ऐसी होती हैं जिनके साथ केवल होम का रिप्लाई लिखा होता है। अब मान लो कोई वर्ब ऐसी हो जिसका व्हाट और होम दोनों के रिप्लाई लिखे हों, तो जो व्हाट के रिप्लाई होते हैं उन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब, थिंग्स होते हैं जनरली, ठीक है। होम के रिप्लाई जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो यूजुअली पर्संस होते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हिमसेल्फ जो है वो होम का रिप्लाई है, स्टिफ ड्रिंक जो है वो व्हाट का रिप्लाई है। तो जो भी आप वर्ब इस ब्लैंक में लिखोगे उस वर्ब को डाई ट्रांसिटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके हाथ में दो ऑब्जेक्ट लिखे हैं। अब एक बात देखो, ये जो हमने यहाँ पे वर्ब्स लिखी हैं, ठीक है, इनमें से कौन सी वर्ब डाई ट्रांसिटिव है। देखो थ्रो तो आएगा नहीं, इसको तो हटाई दो, थ्रो का मतलब फेंकना होता है, ड्रिंक को फेंकेगा तो कोई भी नहीं। अब फेंकेगा भी तो दूसरे के पास फेंकेगा, अपने पास तो आप फेंक भी नहीं सकते। जब भी हम किसी चीज को फेंकते हैं तो वो चीज फेंकने पर हमसे दूर जाती है ना, हमारे पास तो नहीं आती। अगर हम ही फेंक रहे हैं तो, हम फेंक रहे हैं तो वो हमसे दूर ही जाएगी। तो अगर मान लो हम कोई चीज किसी को फेंके भी, तो वो हमसे तो दूर ही चली जाएगी, तो हम तो उसके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकते, रेसिपिएंट तो हो नहीं सकते कि हम फेंके हम ही रिसीव कर लें। तो थ्रू वर्ब तो इलॉजिकल भी है, तो थ्रू वर्ब तो हटा दो। बच गई आपका स्पोर, फिल और सिप वर्ब। देखो इनमें से कौन कौन से डाइट्रांसिटिव वर्ब है। सिप का मतलब होता है पीना, वो मोनोट्रांसिटिव वर्ब होती है, वो डाइट्रांसिटिव वर्ब नहीं होती। सिप जो होती है उसके बाद केवल व्हाट का रिप्लाई आता है, वो मोनोट्रांसिटिव है, डाइट्रांसिटिव नहीं है। अब आगे फिल करना, फिल करने, फिल हम किस चीज को करते हैं, कंटेनर को। फिल हम ग्लास को करते हैं, फिल हम बकेट को करते हैं। फिल किया जाता है कंटेनर को, ठीक है, बॉक्स को फिल किया जाता है, ना तो खुद को फिल किया जाता है ना ड्रिंक को फिल किया जाता है। तो फिल वर्ब भी लॉजिकल हो गई। पोर्ड, ठीक है, ही पोर्ड हिमसेल्फ अ ड्रिंक, स्टिफ ड्रिंक, तो इसका मतलब उसने खुद के लिए, हिमसेल्फ का मतलब अपने लिए, उसने क्या किया, पोर किया ड्रिंक। मान लो बॉटल है, ग्लास है, ठीक है, तो उसने अपने ग्लास में और ड्रिंक डाल लिया, या किसी और को डाला तो दूसरे को डाल दिया। ही पोर्ड मी, ही पोर्ड मी आई स्टिफ ड्रिंक, उसने मेरे ग्लास में डाल दिया तो मी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, लेकिन उसने अपने ग्लास में डाला तो हिमसेल्फ हो गया। तो आंसर है इसमें पोर्ड, बी ऑप्शन। कितने बच्चों का सही हुआ एक बार फिर से कमेंट करके बताएं, सारे बच्चे बताएं कितने बच्चों का ये सही हुआ, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट वॉज हिज डैश दैट लेड हिम टू पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब होता है विपन्नता, गरीबी, डेस्टिट्यूट, बर्बादी, विपन्नता। चलो, अब किस चीज की वजह से कोई पर्सन है वो गरीब हो गया होगा, गरीबी की तरफ उसे क्या चीज लेकर गई होगी। फ्लैम्बॉयंस, ठीक है, एरोगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस, एबुलियंस,
देखो फ्लैम्बॉयंट जो पर्सन होता है, ठीक है, तेज तर्रार, ठीक है, उसको फ्लैम्बॉयंट कहा जाता है। तो उससे तो गरीबी आएगी, तो इलॉजिकल बात है, ये हटा देते हैं, ठीक है। फिर आगे एबुलियंट। एबुलियंट का मतलब चीयरफुल, जॉवियल, मस्त, प्रसन्न, खुशहाल व्यक्ति। तो उससे गरीबी क्यों आएगी, ये भी लॉजिकल है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बच गया एरोगेंस और एक्स्ट्रावेगेंस। एरोगेंस का मतलब घमंड, कंसीट, ठीक है, और एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब फिजूल खर्ची। अब एक चीज बताओ, गरीबी का कारण कौन सी चीज बनेगी, फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रावेगेंस, ये रहा। अब इसके बाद भी कुछ बच्चों ने इधर उधर का बता दिया। एरोगेंस सोचो सही, ये जो वर्ड है होता है क्या है, मैं भी बता रहा हूँ आपको धीरे। मैं जानता हूँ ये चीज एक दो दिन में नहीं हो जाएगी, एक दो हफ्ते में नहीं हो जाएगी, बट हमारे पास महीनों का टाइम है। वी हैव गॉट मंथ्स, ठीक है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से सही तरीके से काम करेंगे तो ये काम हो जाएगा। ऐसा भी नहीं आसान है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी है कि ये नहीं होगा पहले दिन नहीं हो। आज तो पहली क्लास ही है, ठीक है। अभी हफ्ते दो हफ्ते जब क्लासेस हो जाएंगी तो धीरे धीरे ये अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अभी जो आदत है ना कि खाली ब्लैंक देखते हो और ऑप्शन देखते हो, ये छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ये जैसे हमने यहाँ पे ब्लैंक देखा और ये चार हमने ऑप्शन देखे, बस हम खो गए। हमने ब्लैंक और ऑप्शन बस इतने तक फोकस रखा है, इसके आगे नहीं गए। नहीं, ये आदत छोड़नी पड़ेगी। उस पूरा सेंटेंस पढ़ो लास्ट तक। देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हो, पेनुरी, और मैंने इसका मीनिंग भी तुम्हें बताया, डेस्टिट्यूट, गरीबी। तो अब देखो इनमें से कौन सी चीज है वो कॉज ऑफ डेस्टिट्यूट होगी, ठीक है। विच ऑफ दीज थिंग्स विल कॉज पेनुरी, इनमें से कौन सी चीज है जो कॉज ऑफ पेनुरी है, कॉज ऑफ पॉवर्टी है। अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे समझ में आ जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंस, फिजूल खर्ची। तो सी ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, द स्टैचू वाज सो डैश दैट पीपल स्टेयर्ड एट इट इन हॉरर। अब हमने कहा स्टैचू जो था वो इतना ज्यादा था, सो जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब ये जिस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया है वो एडजेक्टिव हमें ऑप्शन में दे दिया गया, मतलब वो एडजेक्टिव मिसिंग है। तो हमने कहा द स्टैचू वाज सो, स्टैचू था इतना ज्यादा। अब क्या था इतना ज्यादा वो हमें बताना है। उसका रिजल्ट क्या है वो आगे लिखा हुआ है, दैट पीपल स्टेयर्ड इन हॉरर, कि लोग उसको भय से देखते थे। हॉरर मतलब जो उसको देखते थे हॉरिफाइड हो जाते थे लोग, भय से उसको देखते थे। तो कैसा रहा होगा स्टैचू, हमें बताना है। ग्रोटेस्क, एक्सक्यूसाइट, कम्बरसम, बीटिफिक, क्या रहा होगा जल्दी से बताओ। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें कि भाई वो क्या रहा होगा जल्दी से। चल, अब देखो ये जो वर्ड्स लिखे ना बच्चे, इनके एक बार आज मीनिंग समझ लेते हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बीटिफिक का मतलब होता है जॉयफुल, ब्लिसफुल, प्रसन्न, ठीक है। तो ये तो हटा दो। बीटिफिक का यूज बेसिकली हम यूज करते हैं पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए, लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए। ब्लिसफुल, ब्लिस का मतलब प्रसन्नता, एक्सटेसी, ठीक है, आनंदपूर्ण, वो तो गलत हो गया। कम्बरसम का मतलब होता है ह्यूज। कम्बरसम का मतलब क्या होता है बच्चे, ह्यूज, विशाल, बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा है मतलब मान लो कोई बहुत बड़ा स्टैचू है, जैसे अपने यहाँ ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है पटेल जी का, गुजरात में बना है ना किसी जगह पर। तो वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो बहुत बड़ा स्टैचू है, बताते हैं शायद सबसे बड़ा ही है अभी तक दुनिया में, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ा इतना बड़ा स्टैचू है तो उसको देखते समय हम आश्चर्यचकित तो हो सकते हैं कि भाई आश्चर्य हो हमें देख कर कि इतना बड़ा स्टैचू कैसे बनाया, ठीक है। लेकिन उसमें भय की क्या बात है, भयभीत क्यों हो जाएंगे, वो तो कोई लॉजिक नहीं है। हॉरर तो इलॉजिकल हो जाएगा ना फिर। अगर मान लो हम कम्बरसम यहाँ पे लिख रहे हैं तो कम्बरसम का मतलब तो बहुत विशाल, भारी भरकम। हाँ, केवेडिया गुजरात में हो रहा है, ठीक है। तो उसको देखकर हम क्या हो सकते हैं, ऑ में आ सकते हैं, ठीक है। उसको देखकर हम सरप्राइज शॉक्ड हो सकते हैं, बट हॉरर क्यों हो जाएगा हमें, भय क्यों हो जाएगा। तो ये कंपैरिजन गलत है लॉजिकली वैसे यहाँ पे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव साइड का मतलब था ऑफ सुप्रीम क्वालिटी, ऑफ फाइन क्वालिटी, बहुत शानदार। तो फिर वो हॉरर क्यों आएगा, अगर कोई चीज बहुत शानदार है, सुंदर है, अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है, सुप्रीम क्वालिटी की है, तो उसमें डर की क्या जरूरत है। तो ये गलत हो गया, आंसर है ग्रोटेस्क, ठीक है। हॉरिड, ग्रोटेस्क्यू का मतलब हॉरिड, भयंकर, हॉरिफाइंग, ठीक है, बहुत घृणित, ठीक है। तो हॉरिफाइंग, हॉरिड और ग्रोटेस्क्यू जो थिंग्स होती हैं उनसे हॉरर कॉज होता है लोगों में। तो हमारा आंसर हुआ एक्सट्रीमली अगली, बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक, जैसे कोई विलेन टाइप का हो, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया पूरा सेंटेंस। देखो इसका आंसर यहाँ पे,
जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना बच्चे, तो उसमें देखो हिंट वर्ड ये था पेनुरी, इससे आंसर डिसाइड हो रहा था, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स थे वो हमें हिंट कर रहे थे, और इस वाले क्वेश्चन में जो हॉरर वर्ड है ना, ये हमारा हिंट वर्ड है। हमारा ऑप्शन कौन सा आंसर होगा वो इस हॉरर वर्ड को रिलेट के वगैरह आप नहीं बता पाओगे, वो आंसर इससे डिसाइड होगा। अब जो बच्चे पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते, जो केवल ब्लैंक देखते हैं, 4 ऑप्शन देखते हैं, वो गलती करते हैं, ठीक है। तो लास्ट तक आओ, देखो कौन सा वर्ड यूज किया है, ठीक है। कोई भी वर्ड हिंट बन सकता है जो आपको सही ऑप्शन को पिक करने में हेल्प करेगा, लेकिन वो हिंट आपको ढूंढना पड़ेगा, और उसको ढूंढने के लिए आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। अगर पूरा सेंटेंस पढ़ोगे ही नहीं तो हो सकता है सेंटेंस में हिंट हो लेकिन आप उसको देख ही ना पाओ, ठीक है। अगला देखो, योर सन डजंट डैश यू एट ऑल। योर सन डजंट डैश यू एट ऑल। आंसर बताएं सभी लोग। योर सन डज नॉट डैश यू एट ऑल। अब देखिए, हमें यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब्स दे दिए गए, अब हमें इन फ्रेजल वर्ब्स में से कौन सा फ्रेजल और आंसर है ये बताना है। तो जैसे मैं आंसर दे दिया, टेक इन, टेक आफ्टर, टेक ऑन, टेक ओवर, ठीक। तो टेक इन का मतलब होता है टू डिसीव बच्चे, और बेसिकली हम इस वर्ब को ना पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। अभी मैं एक ओरल एग्जांपल आपको बता दूंगा। टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल, ठीक है। टेक ऑन का मतलब होता है टू फेस एज एन ओपोनेंट, ठीक है। टेक ओवर का मतलब होता है टू गेन कंट्रोल ऑफ समथिंग। ये हमारे इन फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग होते हैं, ठीक है। टेक इन का मतलब धोखा देना। ही वॉज टेकन इन बाई हिज फ्रेंड्स, उसके अपने धोखों मतलब दोस्तों के द्वारा धोखा दिया गया, ठीक है। टेक आफ्टर का मतलब टू रिजेंबल, किसी के जैसा दिखना, ठीक है। ही टेक्स आफ्टर हिज मदर, वो अपनी माँ के जैसा दिखता है। टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल करना, शकल सूरत में हूबहू होना किसी के जैसा, ठीक है। टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना, सामना करना, फेस करना। इंडिया टेक ऑन पाकिस्तान इन फाइनल्स। टेक ओवर का मतलब टू गेन कंट्रोल ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज पे अपना कंट्रोल कर लेना। दैट कंपनी हैज टेकन ओवर आवर कंट्री, दे विल टेक ओवर दिस बिजनेस, वो इस बिजनेस को टेक ओवर कर लेंगे, ये ऐसा मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको बताना है आंसर, तो यहाँ पे लिखा योर सन डजंट डैश यू एट ऑल। अब हम क्या लिखे इनमें से, ठीक है, कि तुम्हारा सन बिल्कुल भी तुम्हें धोखा नहीं देता, या हम लिखेंगे तुम्हारा बेटा तुमसे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं करता, ठीक है। तो हमें पता है कि ये लॉजिकल हो जाएगा, टेक आफ्टर। योर सन डज नॉट टेक आफ्टर यू एट ऑल, तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। तो आंसर क्या है, बी। ध्यान रखेंगे, कोशिश ये कि जो पढ़ा दिया गया उसमें हमें गलती नहीं करनी। पढ़ा हम सब देंगे, कवर हम सब कर लेंगे, सिलेबस पूरा क्लास में, बहुत क्लासेस होंगी अभी, ठीक है, लेकिन उसका रिवीजन करना और जो पढ़ा दिया गया उसमें गलती नहीं करना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक। अगले पे आ जाओ। You must be either regular with your studies or study for longer period before the examination. चलो आंसर होगा, you must be either regular with your studies or study for longer period before the examination. इस क्वेश्चन का आंसर करेक्शन वाला बताना है, एबीसीडी पार्ट नहीं बताना है बच्चे, कई बार एबीसीडी पार्ट बताते रहते हैं, आपको एबीसीडी पार्ट नहीं बताना बच्चे, आपको इसका करेक्शन बताना है कि इसका करेक्शन क्या होगा। सभी लोग कोशिश करें। अब जरा इस सेंटेंस को आ जाओ समझना, मेरे तरफ से जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझना। इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट हो गया, मस्ट मॉडल वर्ब हो गई, मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये लिख दो, ठीक। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, बी मेन वर्ब हो गई, रेगुलर विद योर स्टडीज, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी लिंकिंग वर्ब है ना, ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। फिर और कंजंक्शन हो गया, स्टडी वर्ब हो गई, स्टडी हो गई वर्ब 2, बी हो गए वर्ब 1, ठीक है। और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड्स बिफोर द एग्जामिनेशन, ये उसकी अपनी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हो गए, ठीक है। ये पूरी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हो गए, पूरा मॉडिफायर हो गया स्टडी वर्ब का।
दो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, दोनों मॉडिफायर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमने आइदर और कोरिलेटिव पेयर ऑफ कंजंक्शन यूज किया। अब हमें पता है कि जो हम आइदर और, ठीक है, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो कंजंक्शंस यूज करते हैं ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। अब ये कैसे कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं? जो कि कोऑर्डिनेट होते हैं। ये कोऑर्डिनेट कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। इनमें होता क्या है, इनमें होता क्या है कि जो और है, नॉर है, बट है, ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। फैन बॉयज होता है ना, जैसे फैन बॉयज होता है फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ठीक है। तो ये जो और है, नॉर है, बट है, ये देखो यहाँ रहे, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इनका हम यूज करते हैं सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ने के लिए। सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है? हाँ, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स का मतलब है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ना, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना, मॉडिफायर को मॉडिफायर से जोड़ना, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ना, प्रेडिकेट को प्रेडिकेट से जोड़ना, यही होता है। अब आप ध्यान से देखो, हमने आइदर को लिखा रेगुलर से पहले। रेगुलर क्या है? एडजेक्टिव है और कॉम्प्लीमेंट है बी वर्ब का। और को हमने लिखा स्टडी से पहले। स्टडी क्या है? वो मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये हम गलत कनेक्शन कर रहे हैं। या तो दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट से पहले लिखें, आइदर और को, या दोनों को हम वर्ब से पहले लिखें। कॉम्प्लीमेंट हमारे पास दो है नहीं, क्योंकि बी वर्ब का एक ही कॉम्प्लीमेंट है, रेगुलर विद योर स्टडीज। तो हम कॉम्प्लीमेंट्स को तो कनेक्ट कर नहीं सकते, दो वर्ब्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें और को लिखना पड़ेगा वर्ब टू से पहले, जो कि सही जगह लिखा हुआ है। आइदर को लिखना पड़ेगा वर्ब वन से पहले, जो कि सही जगह नहीं लिखा हुआ है। ये आंसर हो गया। तो आंसर पता है क्या बच्चे? यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखें। आंसर बताएं सभी लोग। When viewing from his point of view, the entire episode assumes a different color altogether. चलो, अब इस क्वेश्चन को आ जाओ देखते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चे हमने क्या लिखा? When viewing from his point of view, जब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, the entire episode assumes a different color altogether. चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है ये, ठीक है। लेकिन मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अपनी तरफ से लिख रहा हूं तुम लोगों के लिए। एक बार इसका आंसर बताएं। देखिए, writing in English, the masses could not be read by them, ठीक है। दूसरा, waited at the stop a bus, he was run down by a bus। अब ये दो क्वेश्चन एक बार देखें सारे बच्चे, थोड़ा सा ना अपना कॉन्टेक्स्ट जो है उसको रिलेट कर लें। मतलब एक बार क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, उसके लिए पहले एक बार तैयार हो जाएं। ये दो क्वेश्चन सारे बच्चे पढ़ें। राइटिंग इन इंग्लिश, द मैसेज कुड नॉट बी रेड बाय देम। Waited at the stop, he was run down by a bus। ये दोनों सेंटेंस पढ़ लिया। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा मेन स्टेटमेंट है, ये हमारा मेन स्टेटमेंट है, ठीक है। ये है हमारा मेन स्टेटमेंट। मेन मैं नहीं लिख रहा हूं, केवल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वैसे समझ जाना। स्टेटमेंट का मतलब किसी ने कुछ बताया। क्या बताया? ही वॉज रन डाउन बाई अ बस, एक बस के द्वारा उसे टक्कर मार दी गई, ठीक है। द मैसेज कुडंट बी रेड बाई देम, उसके द्वारा मैसेज नहीं पढ़ा जा सका, ठीक है। ये हमारे स्टेटमेंट्स हैं। अब इन स्टेटमेंट्स के साथ में ना हमने एक पार्टिसिपल फ्रेज लिखी है। राइटिंग इन इंग्लिश, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। इसमें हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एज अ पार्टिसिपल यूज किया है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहां पर हमने वेटेड, जो कि वर्ब की
थर्ड फॉर्म में उसको एज अ पार्टिसिपल यूज किया है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, जो पार्टिसिपल्स होते हैं, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे कोई भी पार्टिसिपल हो, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। ये हमेशा हम किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। पार्टिसिपल्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स या थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव काम करती हैं। अब ये पार्टिसिपल हमने किसके लिए यूज किया है? अपने स्टेटमेंट के सब्जेक्ट मैसेज के लिए। ये पार्टिसिपल हमने किसके लिए यूज किया? अपने मेन स्टेटमेंट के सब्जेक्ट ही के लिए। ठीक है, तो द मैसेज और ही हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए हमने पार्टिसिपल यूज किया। अब मुझे लगता है कि तुम में से सारे बच्चे ये बात जानते होंगे कि ये जो पार्टिसिपल्स हम यूज करते हैं, इनमें से जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जो हमारे पार्टिसिपल्स होते हैं ना बच्चे, इनमें से जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो एडजेक्टिव का काम करे, इसका मीनिंग एक्टिव होता है। इसका यूज हम ऐसे नाउन्स के लिए करते हैं जो उस वर्ब के डूअर हो, जिसको हमने पार्टिसिपल बना के लिखा है। और जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करती हैं, ठीक है, उनका मीनिंग पैसिव होता है। उनका यूज हम उन नाउन्स के लिए करते हैं जिन्होंने वो काम ना किया हो, बल्कि किसी और ने किया हो। ठीक है, ये सबको पता ही होता है। अब आ जाए यहाँ पर, ये जो राइटिंग इन इंग्लिश हमने लिखा है, तो मैसेज ने तो इंग्लिश में नहीं लिखा होगा, मैसेज को इंग्लिश में लिखा गया होगा, तो यहाँ पे हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करना चाहिए, रिटन इन इंग्लिश, पास्ट पार्टिसिपल। मैसेज ने नहीं लिखा इंग्लिश में, मैसेज को इंग्लिश में लिखा गया, तो पैसिव मीनिंग चाहिए, तो पास्ट पार्टिसिपल लिखो। यहाँ पर ही जो है उसको वेट नहीं किया है, ही जो है वो वेट कर रहा होगा स्टॉप पे, जब गाड़ी उसको ऊपर चढ़ गई, तो वेटिंग लिखो। अब जल्दी से मुझे बस ये बता दो, ये जो ए और बी क्वेश्चन है, ये समझ में आया कि नहीं? अगर पहले कभी नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ी हैं तो मेरे हिसाब से समझ में तुम्हें आना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ, ए और बी क्वेश्चंस जो हैं, जो मैंने अपनी तरफ से लिख के तुम्हें समझाए बच्चों, ये समझ में आए कि नहीं? आ गए ना? फिर से देखो, एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। राइटिंग इन इंग्लिश, द मैसेज कुडंट बी रेड बाय देम, द मैसेज कुडंट बी रेड बाय देम हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, राइटिंग इन इंग्लिश हमने एक पार्टिसिपल फ्रेज उसके लिए यूज की है। वेटेड एट द स्टॉप ही वॉज रन डाउन बाई अ बस, इसमें ही वॉज रन डाउन बाई अ बस हमारा स्टेटमेंट है, और वेटेड एट द स्टॉप जो है वो पार्टिसिपल फ्रेज है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं, उनका यूज हमने ही और द मैसेज के लिए किया है। अब एक जगह हमने पार्टिसिपल लिखा एनजी फॉर्म में राइटिंग, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और एक जगह लिखा वेटेड वर्ब के थर्ड फॉर्म, जो कि पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, अब हमें पता है पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वो पैसिव मीनिंग जब कन्वे करना हो तब यूज किए जाते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एक्टिव मीनिंग कन्वे करना हो तब यूज किए जाते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। एक्टिव पैसिव का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपल का यूज आप जिस नाउन के लिए कर रहे हो, अगर वो नाउन ही उस पार्टिसिपल वाली वर्ब का डूअर है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग। अगर आप जिस नाउन का यूज, जो पार्टिसिपल का यूज जिस नाउन के लिए कर रहे हो, वो नाउन उस वर्ब का डूअर नहीं है जिसे आपने पार्टिसिपल बनाया, बल्कि कोई और है, तो पैसिव मीनिंग चाहिए, तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ही है वही वेट कर रहा होगा बस स्टॉप पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे वेटिंग, वेटिंग एट द स्टॉप। यहाँ पर जो हमने लिखा है द मैसेज, इस मैसेज ने इंग्लिश में नहीं लिखा है, मैसेज को इंग्लिश में लिखा गया होगा, इसीलिए हमने लिखा रिटर्न। अब जब ये बातें समझ में आ गया तो उस एग्जाम्पल पे जाओ। इस एग्जाम्पल में थोड़े समय के लिए अगर हम, थोड़े समय के लिए देखो, बीइंग फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ये कोई क्लॉज नहीं है, फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज का यूज हमने किसके लिए किया? एंटायर एपिसोड के लिए। अब जो एंटायर एपिसोड है वो व्यू करेगा या उसको व्यू किया जाएगा, बस ये बता दो। एंटायर एपिसोड जो है वो व्यू करेगा या उसको व्यू किया जाएगा? व्यू कोई और करेगा। तो थोड़ा भी सेंस लगाओगे तो जान जाओगे, एपिसोड व्यू नहीं करेगा, एपिसोड को व्यू किया जाएगा दूसरों के द्वारा। तो यहाँ पे पैसिव मीनिंग की रिक्वायरमेंट है, पैसिव मीनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो परफेक्ट वो पास्ट पार्टिसिपल लिखो, व्यूड। व्हेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, जब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, द एंटायर एपिसोड अज्यूम्स अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। तो हमें पता है जो हमने पार्टिसिपल फ्रेज यूज किया ना, ये हमने किसके लिए यूज किया? द एंटायर एपिसोड के लिए। एपिसोड व्यू करेगा नहीं, एपिसोड को व्यू किया जाएगा, तो हमें पैसिव मीनिंग चाहिए, पैसिव मीनिंग चाहिए तो पास्ट पार्टिसिपल लिखो, व्यू, बस सिंपल सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। On many occasions we did help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें है क्या कहानी,
कुछ बच्चों के मैं कमेंट्स देखकर जान पा रहा हूं कि उन्होंने आंसर भी समझ लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कुछ को समझ में आ गया, कुछ है वो अपने इधर उधर तुक्का वगैरह मार रहे हैं। ठीक है, देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, बच्चे सारे बच्चे देखेंगे, दे यहां लिख, दे गेव हिम अ चेयर टू सिट, they gave him a book to read, they bought him they bought him a phone to call. No airline is safe to travel. ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, यहां पर हमने एक इन्फिनेटिव यूज किया टू सिट, यहां पे यूज किया टू रीड, यहां पे यूज किया टू कॉल, और यहां पे यूज किया टू ट्रेवल। और ये इन्फिनेटिव आप ध्यान से देखोगे तो हमने यूज किया चेयर के लिए, ये हमने यूज किया बुक के लिए, ये हमने यूज किया फोन के लिए, ये और ये हमने यूज किया वैसे तो सेफ के लिए। एक्चुअली ये जो इन्फिनेटिव लिखा गया ना, सेफ एडजेक्टिव के लिए लिखा गया, लेकिन जो एडजेक्टिव है वो कॉम्प्लीमेंट है एयरलाइन नाउन के लिए। तो आप सीधे मान लो कि आपने ये जो टू ट्रेवल इन्फिनेटिव है वो एयरलाइन नाउन के लिए लिखा है। ठीक, अब यहाँ पर हमने कुछ इन्फिनेटिव कुछ नाउन्स के लिए लिखे हैं। आपको छोटा सा कोशिश ये करनी है कि ये जो इन्फिनेटिव हमने इन नाउन्स के लिए लिखे हैं, अगर हम उन इन्फिनेटिव्स को ही अगर हम उन इन्फिनेटिव्स को मेन वर्ब बना लें और उन नाउन्स को उन मेन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट बना के लिखें, तो देखें कि हम लिख पाएंगे। जैसे मान लो अगर हम ऐसे लिखें ही सैट अ चेयर, तो क्या ये सही होगा? अगर हम ऐसे लिखें ही रेड अ बुक, तो क्या ये सही होगा? अगर हम ऐसे लिखें ही कॉल्ड अ फोन, तो क्या ये सही होगा? हम ऐसे लिखें ही ट्रेवल्ड एयरलाइन, तो क्या ये सही होगा? तो आंसर है नहीं सही होगा। क्यों नहीं सही होगा? ट्रेवल वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, एयरलाइन इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, और दूसरा एयरलाइन मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो उसका हमें प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी बाई। ही ट्रेवल्ड बाई एयरलाइन। फोन जो कॉल तो वर्ब ट्रांसिटिव होती है, लेकिन कॉल वर्ब का ऑब्जेक्ट वो पर्सन होगा जिसको कॉल किया है। फोन कॉल वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। फोन एक डिवाइस है जिसकी मदद से कॉल की जाती है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी विद। ठीक है, बुक जो है वो रीड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकती है, ये सही है। रीड ट्रांसिटिव वर्ब होती है, और बुक जो है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, तो ये सही है। सेट वर्ब इन ट्रांसिटिव होती है, चेयर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, तो हमें प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी, तो हमने लिख दिया इन। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमने एग्जांपल्स लिखे हैं, इनमें से इस एग्जांपल को अगर छोड़ दिया जाए, अगर इस एग्जांपल को छोड़ दिया जाए, तो बाकी एग्जांपल्स में क्या है कि जो इन्फिनेटिव वाली वर्ब है और ये जो नाउन है, वो नाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो रिलेट करने के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। सिट इन अ चेयर, तो इन लिखो। ठीक है, कॉल विद अ फोन, तो विद लिखो। ट्रेवल बाई एयरलाइन, तो बाई लिखो। तो यहाँ पर हमें प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी। तो अगर हम कभी इन्फिनेटिव का यूज किसी ऐसे नाउन के लिए करें कि जो उस इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखे गए वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है, तो आप वहां पर प्रेपोजिशन लिखा करो। ठीक है, अब इस एग्जांपल में जाओ, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, फूड टू ईट। अब टू ईट का यूज हमने किसके लिए किया? फूड के लिए किया। तो फूड जो है वो टू ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, क्लॉज का यूज किसके लिए, टू पुट का यूज किसके लिए? क्लॉज के लिए किया। तो ये तो सही है, लेकिन गलत है, क्योंकि क्लॉज जो है वो पुट वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। पुट का मतलब रखना होता है, पुट का मतलब रखना होता है, तो पुट ऑन का मतलब पहनना होता है। तो हमें पता है कि जो पुट ऑन वर्ब होती है इसका मतलब होता है पहनना, टू वेयर।
और हमें यहाँ पर इसी मीनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो पुट ऑन की रिक्वायरमेंट है वो ऑन लिखो, ये आंसर है। फूड टू ईट, खाने के लिए खाना, क्लॉथ्स टू पुट ऑन, पहनने के लिए कपड़े। तो जब आप क्लॉथ्स को पुट वर्ब के साथ लिखेंगे तो वहां पे ऑन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, तब क्लॉथ्स रिलेट हो पाएंगे पुट वर्ब से। पुट ऑन क्लॉथ्स का मतलब कपड़े पहनना, तो वो जो ऑन प्रेपोजिशन है ना वो मिसिंग है, उसको लिखो। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे थे कि हेल्प आएगा, बेवकूफ हो गया बच्चों, है बेवकूफ हो गए थे। ये डिड लिखा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती, ये सबको पता होगा ना भाई, डू डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जब डिड यहाँ पे लिखा तो हेल्प कैसे लिख लोगे? हाँ बताओ कैसे लिख लोगे? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वो सही लिखा बच्चे। आंसर ये जो मैंने आपको समझाया, ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प। असल में होता क्या ना बच्चे, ये जो डू डज डिड होते हैं, इनका यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी कर लेते हैं जब हमें इम्फेसाइज करना उस एक्शन को। चेयर के साथ देखो मैं बता देता हूं, कई बार बच्चों में ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि हम चेयर के साथ इन लिखें ऑन लिखें, तो मैं देखो बताता हूं। जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि ऐसी चेयर जो फ्लैट होती हैं उनके साथ हम ऑन लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी चेयर जिनमें हैंड्स होते हैं, ऑफिस चेयर्स वगैरह जैसे होती हैं, तो उनके साथ हम इन लिखते हैं। आर्म्स होते हैं ना जिनमें चेयर्स में, जिनमें आर्म्स होते हैं, उनके साथ हम इन लिखते हैं। अब आप ऑन लिखो या इन लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। ऑन लिखोगे तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि जिस चेयर को रेफर किया जा रहा है वो फ्लैट चेयर है, ठीक है, और उसमें बस बैक है, आर्म्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर बैक भी नहीं होगी तो फिर उसको स्टूल कहा जाएगा, ठीक। लेकिन अगर कोई ऐसी चेयर है जिसमें आर्म्स है, ठीक है, तो उसके साथ में इन यूज किया जाएगा। तो ऑन लिखाओ या इन लिखाओ, आइदर इज करेक्ट, दोनों को लेकर ध्यान रखा करो। मोस्टली प्रेफर किया करो इनको, क्योंकि ज्यादातर चेयर्स आर्म्स वाली ही होती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। These days, job opportunities are not as well as they used to be in the early 70s. सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखें। These days, job opportunities are not as well as they used to be in the early 70s. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है। देखो, he can dance as best, better, sorry, as better as you. दूसरा, he looks या he looks as best as you। ये दो क्वेश्चन सही करने हैं, ये दो, उसे छोड़ दो, ऊपर लिखा है उसे छोड़ दो बच्चे, ठीक है। इन दोनों को सही करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज हमें इन क्वेश्चंस की मदद से करना है। क्वेश्चन हमें जो कॉन्सेप्ट है उसका रिवीजन इन दोनों क्वेश्चन से करना है, फिर प्रैक्टिस उस पर करनी है। रिवीजन इनटू प्रैक्टिस है ना ये बैच, रिवीजन टू प्रैक्टिस, मतलब रिवीजन भी होगी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। तो ये जो दो क्वेश्चंस मैंने लिखे, इनसे हम कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है जो हमें अप्लाई करना है। सभी लोग आंसर बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग आंसर बताने की कोशिश करेंगे। चलो देखो ध्यान से, अरे इसको सही कर लेते हैं बच्चे, डांस लिख, इसको करो डांस। चलो अब देखो, एक दो छोटी छोटी बातें, एज, सो, टू, वेरी और एनफ, ये पांच वर्ड जो हमने लिखे ना, ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं, ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं, और इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्रीज के एडजेक्टिव और पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब्स का यूज किया करो।
मतलब इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्रीज का यूज किया करो, ये सबको ध्यान रखना है, पॉजिटिव डिग्रीज। अब हमें पता ही है जो हमने एज बेटर एज लिखा है और एज बेस्ट एज लिखा है, इनमें ये बेस्ट और बेटर जो है ना, ये पॉजिटिव डिग्री नहीं है, कंपेरेटिव है। अब देखो गुड और वेल दोनों की कंपेरेटिव डिग्री बेटर होती है और दोनों की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है, ऐसा ही है ना। तो बेटर और बेस्ट, ये गुड और वेल दोनों की कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या होता है गुड और वेल में? गुड एडजेक्टिव है, ठीक है, वेल एडवर्ब है, यही डिफरेंस है। अब यहां देखिए, ये जो बेटर हमने लिखा है ये कंपैरेटिव डिग्री है और हमें पता है ये कंपैरेटिव डिग्री गलत है, इसको हटाना है, और ये सुपरलेटिव डिग्री ये भी गलत है, हमें हटाना है। हमें पता है यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री लिखनी है। अब पॉजिटिव डिग्री में तो हमारे पास ऑप्शन दो है, गुड भी है वेल भी है। अब हम क्या लिखें, क्योंकि बेटर और बेस्ट तो गुड और वेल दोनों की कंपैरेटिव डिग्री होते हैं और दोनों की सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो डांस हमने लिखा ना, ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब्स के बाद में एडवर्ब नहीं आते, सॉरी एडजेक्टिव्स नहीं आते, एडवर्ब आते हैं, तो यहाँ पे एडवर्ब चाहिए होगा। लुक्स लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आते हैं, एडवर्ब नहीं आते, तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए होगा। तो जहां पर एडजेक्टिव की जरूरत है वहां पे आप लिखो गुड, जहां पर एडवर्ब की जरूरत है वहां लिखो आप वेल, ये आंसर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ही कैन डांस एज वेल एज यू, ही लुक्स एज गुड एज यू, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसी बात को जो यहां से आपको कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज करवाया इस क्वेश्चन में अप्लाई करो। यहां देखो हमने क्या लिखा, आर, ये हमारी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, तो अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वेल नहीं होता, गुड होता है, तो यहाँ पे लिखो गुड। दीज डेज, आजकल, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज गुड एज दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली 70s। अर्ली 70s में जॉब अपॉर्चुनिटीज जितनी अच्छी हुआ करती थी, अब उतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये आर लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं जो कि नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। वेल एडजेक्टिव होता नहीं है, वो एडवर्ब होता है, तो उसको हटा के हमने उसकी एडजेक्टिव फॉर्म लिख दी जो कि गुड होती है, ये हमारा आंसर है। कंपैरिजन इक्वल का है बेटा, देखो होता क्या है, मैं यहाँ देखो समझा देता हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे। जो हमारी कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं, ठीक है, जो कंपैरेटिव डिग्रीज होती है ना, जैसे बेटर है, वर्स है, हायर, वाइजर है, ये कंपैरिजन एक्सप्रेस करते हैं लेस या मोर का। लेकिन ये जो सिमिली स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ये कंपैरिजन शो करते हैं इक्वल का। इक्वल का मतलब बराबर, ही कैन डांस एज वेल एज यू, कि वो उतना ही अच्छा डांस कर सकता है जितना तुम, तो ये बराबर है बच्चे, ठीक है, तो इसीलिए हम पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे। ही लुक्स, वो दिखता है उतना ही अच्छा जितने तुम हो, तो ये इक्वल है, बराबर है, तो बराबर है, तो इसीलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, ठीक है। अगले पेज, although the manager was keen on getting the work be done through Sudhir yesterday, he tried to avoid it। अब हम कह रहे हैं हालांकि जो मैनेजर था वो इस बात पे मतलब उत्सुक था, किस बात पे, कि वो काम करवाए सुधीर से, लेकिन ये ट्राई टू अवॉइड इट, लेकिन उसने उसको टालने की कोशिश की। आंसर बताएं सभी बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, इसका आंसर सभी बच्चे जल्दी से बताएं। देखो ये है कि पॉजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, पॉजिटिव वर्ब पढ़ाया हुआ ना वर्ब चैप्टर में। देखो यहाँ, आई शैल, I shall get him to do my homework, ठीक है। दूसरा, I shall get my homework done। देखो ये कॉन्सेप्ट यहां से रिवाइज करना बच्चे, जो हमने कॉस्टिव वर्ब में पढ़ा होगा, कि जब हम गेट वर्ब को यूज करते हैं एज अ कॉस्टिव वर्ब, एज अ वर्ब ऑफ कॉजेशन, ठीक है, तो जिस वर्ब को हम कॉस्टिव बना रहे होते हैं वो वर्ब या तो इन्फिनेटिव फॉर्म में या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आती है। वो डिपेंड करता है इस बात पे कि जो हमने गेट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, वो उस वर्ब के लिए जिसे हम कॉस्टिव बना रहे हैं डूअर है कि नहीं। अब जैसे हिम है,
हिम जो है वो इस टू डू वर्ब का डूअर है, तो ये जो टू डू वर्ब है ये एक्टिव मीनिंग कन्वे करेगी, क्योंकि जो हिम है वही होमवर्क को करेगा, हिम को नहीं किया जाएगा, हिम करेगा होमवर्क को। तो एक्टिव मीनिंग चाहिए था तो हमने टू डू लिखा इन्फिनिटिव। लेकिन अगर हम गेट वर्ब के बाद में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिख दें जो उस वर्ब के लिए जिसे हम कॉस्टिव बना रहे हैं डूअर ना हो, बल्कि डूअर कोई और हो, जैसे होमवर्क जो है वो काम नहीं करेगा, कोई और काम करेगा, ठीक है, होमवर्क को कोई और करेगा, होमवर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमें पैसिव मीनिंग चाहिए। पैसिव मीनिंग चाहिए तो हमने पास्ट पार्टिसिपल लिख दिया। तो जब हम गेट को यूज करते हैं बच्चे एज अ कॉस्टिव वर्ब, ठीक है, तो इसके साथ में जो लिखा गया ऑब्जेक्ट होता है, गेट के बाद में जो लिखा गया ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम या तो इन्फिनिटिव लिखते हैं अगर एक्टिव मीनिंग चाहिए हो, या फिर पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं जो पैसिव मीनिंग चाहिए हो। और ये आपका कॉस्टिव वर्ब चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, आपको वर्ब चैप्टर में मैंने ही पढ़ाया होगा। ठीक है, आई शैल गेट हिम टू डू माई होमवर्क, मैं उससे अपना होमवर्क करवाऊंगा। आई शैल गेट माई होमवर्क डन, मैं अपना होमवर्क करवाऊंगा, किससे करवाऊंगा वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब अगर ये बातें तुम्हें समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन पे जाओ। यहाँ देखो क्या है, ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन, ये जो डन हमने लिखा है ना पास्ट पार्टिसिपल, इसका ऑलरेडी मीनिंग पैसिव है, इससे पहले बी लिखने की जरूरत नहीं। तो जो बी है ना बस ये हटा दो, वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन, ट्रू सुधीर। तो जो बी है उसको रिमूव कर दो, ठीक है, वो जो हम पास्ट पार्टिसिपल कॉस्टिव वर्ब के साथ लिखते हैं वो पैसिव मीनिंग ही वहां पे कन्वे कर रहा होता है। ये हमारा आंसर हो गया, पॉजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट था, उसमें बेस्ट क्वेश्चन था। अगला देखो, on one occasion he persuaded me to accompany him on a shooting expedition he was planning। अब देखो, he persuaded me, उसने मुझे परसुएड कर लिया। अब परसुएड किया पास्ट में, ठीक है, और उसने परसुएड मुझे किस लिए किया कि मैं उसके साथ जाऊं, किसमें साथ जाऊं, एक एक्सपेडिशन में, शूटिंग एक्सपेडिशन। कौन सा शूटिंग एक्सपेडिशन, जो उसने पहले प्लान कर लिया होगा। परसुएड किया मुझे बाद में, लेकिन वो प्लानिंग हो गई होगी पहले, और मेन क्लॉज यहाँ पे देखो पास्ट में। अगर मेन क्लॉज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख नहीं पाओगे, ये गलत हो गया, ठीक है। परसुएड किया उसने पहले, तो जिस चीज के लिए उसने मुझे परसुएड किया वो प्लान पहले बन चुका होगा, तो उसको लिखना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में। वो पास्ट परफेक्ट है नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये दोनों गलत। तो आंसर है ये हैड प्लान। पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, तो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, टेंस का कॉन्सेप्ट है पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। चलो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे जाओ बच्चों, वी हैव नॉट लेस देन 1,000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। ये तो मुझे लग रहा है थोड़ा इजी आंसर आएगा। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन आ गया, सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताएं इसका। चल, एक चीज कि यहां पर हमने देन लिखा हुआ है, ठीक है, देखो मैं ऐसे बता देता हूं। हमारे पास इंग्लिश में ना दो डिटर्मिनर फ्रेजेस होती हैं, एक होती है नो लेस देन और एक होती है नो फ्यूअर देन। नो फ्यूअर देन, ठीक है। इनमें होता क्या है, ये जो नो फ्यूअर देन है और नो लेस देन है, ये दोनों ही डिटर्मिनर्स हैं। इनके बाद में हमें लिखना पड़ता है नाउन, ठीक। अब नो लेस देन जो है ना, इसका यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में, अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। नो फ्यूअर देन का यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ में। बस ये ध्यान रखना है। अब यहां पर आप देखो हमने क्या लिखा हुआ बच्चे, 1,000 स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन्स, नंबर की बात हो रही है। 1,000 स्टूडेंट्स कैसे नाउन है, काउंटेबल, ठीक है। तो अगर एक काउंटेबल नाउन है तो लेस तो भूल ही जाओ, देन लिखा हुआ है तो कंपेटिव डिग्री लिखी गई, फ्यू भूल जाओ, ठीक है। अब या तो हम लिखे नो फ्यूअर या हम लिखे नॉट फ्यूअर, ठीक है। अब चूंकि ये फ्यूअर देन के बाद जो हम लिखते हैं वो नाउन होता है, तो ये पूरी एक नाउन फ्रेज होती है। अब नाउन फ्रेज होती है तो उसका डिटर्मिनर आएगा, एडवर्ब आएगा नहीं, नॉट एडवर्ब होता है, ये गलत हो गया, ये आंसर हो गया। तो आंसर है नो फ्यूअर देन 1,000 स्टूडेंट्स।
नो फ्यूअर देन 1000 स्टूडेंट्स का मतलब पता क्या हो गया, 1000 स्टूडेंट से कम नहीं, मतलब जो भी स्टूडेंट्स थे वो 1000 से ज्यादा ही थे, 1000 से कम नहीं थे। अगला देखो, व्हेन शी रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, जब उसको दोबारा होश आया, ठीक है, शी वाज स्ट्रेच्ड इन द डिच आउट, सोक्ड टू द स्किन, स्किन तक मतलब पानी में डूबी हुई थी, ठीक है, और उसने खुद को पाया। शी वाज, वो थी कहां पर थी, अब हमें बताना है। क्वेश्चन पढ़िए बच्चे और आंसर बताइए। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर बताएं जल्दी से। शी वॉज स्ट्रेस्ड इन द डिच आउट, ठीक है, शी वॉज आउट इन द डिच स्ट्रेस्ड, शी वॉज आउट स्ट्रेस्ड इन द डिच, शी वॉज ऑन द डिच आउट स्ट्रेस्ड, नो इम्प्रूवमेंट, हमें ये बताना है। अब देखो, इसमें एक वर्ड है बच्चे, आउट स्ट्रेस्ड। आउट स्ट्रेस का मतलब पूरा फैला हुआ पड़ा होना, कहीं पे कोई पर्सन है पूरा हाथ पैर पसारे पड़ा हुआ कहीं पे, तो उसको हम आउट स्ट्रेस कहेंगे। और जो आउट स्ट्रेस है ना, ध्यान से देखो, ये आपका एडजेक्टिव है जिसका यूज हमने शी के लिए किया है, और ये वॉज जो है ना, ये वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। अगर हमें इतनी सी बात पता हो कि ये आउट स्ट्रेस्ड है, ये एडजेक्टिव है, और ये इस लिंकिंग वर्ब के सब्जेक्ट सी को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया। स्ट्रेस तो कोई वर्ड होता नहीं, स्ट्रेस का मतलब जिसको खींच दिया गया हो, ये तो गलत है, वो तो लॉजिकली गलत है। लिखना तो आउट स्ट्रेस ही पड़ेगा, तो जिसमें स्ट्रेस लिखा वो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि स्ट्रेच का मतलब होता है खींचा हुआ, ताना हुआ, जिसको तान दिया गया हो खींच कर। आउट स्ट्रेच का मतलब होता है जिसके हाथ पैर फैले हो पड़े हो, जैसे कोई डेड बॉडी वगैरह नहीं होती है, ये कोई पर्सन होता है बेहोश होकर गिर पड़ता है, तो हाथ पैर, क्योंकि वो बेहोश होता है तो वो समेट सकता नहीं हाथ पैर को, उसको होश ही नहीं, तो पहले पड़े होते हैं, तो उसी सिचुएशन को हम आउट स्ट्रेच कहते हैं। तो जो स्ट्रेच वाले ऑप्शन है ये दोनों तो लॉजिकली गलत हैं, वो तो सही हो नहीं पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेच का मतलब किसी चीज को तानना खींचना होता है, ठीक है, तो आउट स्ट्रेच ऑप्शन ही सही होगा। अब हमें ये देखना है कि आउट स्टेज को हम कहां लिखें, इन द डिच से पहले या ऑन द डिच के बाद में। तो पहली बात तो डिच का मतलब है एरिया, डिच का मतलब है कोई गड्ढा वगैरह, ठीक है, हल्का फुल्का गहरा, तो उसके बाद ऑन आएगा नहीं, ऑन आता है सरफेस के बाद में, उसके बाद में इन आएगा, तो एक तो इस वजह से सी ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, दूसरी चीज देखो क्या होती है, आउट स्टेज जो है ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव हमने यूज करना है वॉज लिंकिंग वर्ब के बाद में एज अ कॉम्प्लीमेंट। जो भी सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखे जाते हैं, लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट के बीच में कोई वर्ड नहीं यूज होते। तो जब हमें ये पता है कि आउट स्टेज ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे शी का कॉम्प्लीमेंट है, तो लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद में हम एडजेक्टिव लिखेंगे, ना कि कोई एडवर्ब फ्रेज। तो ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन सही। अब देखो, आंसर पे ज्यादा फोकस मत करना बच्चों, बहुत सा बच्चा होता है ना, वो क्वेश्चन का आंसर जान के ना खुश हो जाता है। हमें क्वेश्चन का आंसर जान के कुछ नहीं होना है, हमें ये जो बातें बोली गई हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है। क्या बोला गया कि स्ट्रेस और आउट स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है, ये ध्यान रखने वाली बातें, जब अपने नोट्स बनाओगे ना तो उसमें ये बातें आपको लिखनी है कि आज के क्लास में हमने ये पॉइंट्स नए नए सीखे हैं, इसी से अप्रोच डेवलप होगी। प्रैक्टिस बैच क्वेश्चन के आंसर बताने के लिए नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, अगले पे आ जाओ। Too little is known by this time about possible side effects of the drug. Presently, beforehand, in the end, no improvement. चलो आंसर बताओ, सभी लोग इन क्वेश्चंस का आंसर बताने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो वर्ड्स बच्चे हमें ऑप्शन में दिए गए ना, इनमें से पहला वर्ड है प्रेजेंटली। प्रेजेंटली का मतलब होता है शॉर्टली, इसका मतलब होता है सून, और इसका यूज ना हम फ्यूचर रेफरेंस में करते हैं, इसका यूज हम फ्यूचर के रेफरेंस में करते हैं। आई विल बी बैक सून, आई विल बी बैक शॉर्टली, ठीक है, तो शॉर्टली, प्रेजेंटली, सून, इनका यूज फ्यूचर रेफरेंस में किया जाता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस लिख रखा है, ठीक है, तो अगर हमने प्रेजेंट टेंस लिख रखा है तो ये तो ऑप्शन आपका गया गया, इसको तो हटा ही दो, ठीक है। इन दी एंड जो होता है वो टाइम को रेफर करता है, इन दी एंड या तो पास्ट को रेफर करेगा या फ्यूचर को रेफर करेगा, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इज है, प्रेजेंट टेंस है, तो इन दी एंड भी गलत हो गया। बिफोर हैंड का मतलब कुछ ऐसा जिसका हमें पहले से ही कुछ जानकारी हो, ठीक है, पहले से कोई एक्सपीरियंस हो, वो भी गलत हो जाएगा। तो बाय दिस टाइम जो हमने लिखा ना वो एकदम सही है। अब देखो, जो बच्चे समझ गए ठीक है, जो नहीं समझ पाए मैं बता देता हूँ। होता क्या है कि इंग्लिश में ना दो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं बच्चे, एक नाउ होता है और एक देन होता है। नाउ का मतलब होता है दिस टाइम, ठीक है, देन का मतलब होता है दैट टाइम।
नाउ का यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। देन का यूज हम करते हैं पास्ट या फ्यूचर टेंस में, इसका हम यूज करते हैं पास्ट में या फ्यूचर में, ठीक। ये जो बाय दिस टाइम हमने लिखा है ना, ये हमने इनडायरेक्टली बाय नाउ लिखा हुआ है। बाय नाउ का मतलब अब तक। तो ये जो प्रेजेंट टेंस यूज किया गया ना, एकदम सही है, मतलब वो इसी के साथ सही होगा, बाकी किसी के साथ नहीं, तो नो इम्प्रूवमेंट है। टू लिटिल इज नोन बाय नाउ, अब तक बहुत कम पता है, बाद में पता चल जाएगा वो एक अलग बात है, बट अभी तक बहुत कम पता है, तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर होगा। अगला देखो, इफ यू वांट टू सेव योर मनी, इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रिड ऑफ शॉपिंग, ठीक है। यू मस्ट गेट रिड ऑफ शॉपिंग। अब हम कह रहे हैं कि अगर पैसे बचाने हैं तो शॉपिंग की आदत छोड़ो। गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है? टू डिस्कार्ड समथिंग, किसी चीज को हटा देना, फेंक देना, उसका यूज बंद कर देना, ठीक है। तो शॉपिंग कोई ऐसी चीज नहीं जिसका आप यूज करना बंद कर दोगे, वो कोई टूल या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो गेट रिड का यूज शॉपिंग के साथ तो गलत है। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है टू डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ कर देना किसी चीज को, डिस्कार्ड कर देना किसी चीज को, पुट असाइड कर देना किसी चीज को, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो वो तो ऑप्शन गलत हो गया, हटा दो। चलो, अब गेट ऑन विद, गेट ऑन विद का मतलब होता है टू बी फ्रेंडली विद, गेट ऑन विद का मतलब तरक्की करना, गेट अलोंग विद का मतलब फ्रेंडली होना होता है, और इसका मतलब होता है तरक्की करना, टू मेक प्रोग्रेस। ही इज गेटिंग ऑन वेल विद हिज जॉब, जैसे कोई पर्सन है अपनी जॉब में खूब अच्छी तरक्की कर रहा है, मतलब ठीक है, प्रमोशन वगैरह उसको खूब मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे ही इज गेटिंग ऑन वेल विद हिज जॉब। दे आर गेटिंग ऑन वेल विद देयर स्टडीज, कोई लोग हैं अपनी खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं, तो हम कहेंगे दे आर गेटिंग ऑन वेल विद देयर प्रैक्टिस, ठीक। तो ये भी लॉजिकल हो जाएगा शॉपिंग के सेंस में। कट डाउन ऑन का मतलब होता है टू कर्टेल, कमी करना, किसी चीज में कमी लाना, कटौती करना, ठीक है। पुट अप विद का मतलब होता है टू बेयर विद, सहन करना, बर्दाश्त करना, ठीक है। तो हमें पता है शॉपिंग कोई ऐसी चीज तो है नहीं, जिस कोई गर्मी सर्दी तो है नहीं कि हमें उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, कर्टेल करना पड़ेगा, भाई शॉपिंग कम करनी पड़ेगी। हर महीने की 1.5 लाख की शॉपिंग करते हो तो 50,000 1 लाख की शुरू कर दो। तो आंसर है कट डाउन ऑन, इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट कट डाउन ऑन शॉपिंग, तो भाई शॉपिंग थोड़ी कम करो, कर्टेल करो, ठीक है। ये क्लोज टेस्ट आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप सबको ये अटेम्प्ट करना है अपने आप। कल की क्लास में मैं पहले ये आपके साथ डिस्कस करके फिर आगे बढ़ूंगा, मतलब कल की क्लास में इसको डिस्कस करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये आपका होमवर्क है जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसको अपने आप अटेम्प्ट करना है एक बार। आंसर्स नहीं है इसमें, क्लोज टेस्ट के आंसर नहीं है, ठीक है। आंसर दे देते हैं ना फिर बच्चा दिमाग नहीं लगाता, और हमारा काम है दिमाग लगवाना, क्योंकि आंसर बता देंगे तो हमने फिर क्या करा, हमने तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं कर पाएंगे। अगर हम केवल क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बता देंगे तो जो हम तुम्हें सिखाना समझाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा ना। हम चाहते हैं कि तुम भी अपना दिमाग यूज करो, ठीक है, सोचो समझो, क्वेश्चन को समझो, ऑप्शन को समझो। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी 2 पेज इंग्लिश के रोज पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। बाकी सब कुछ अगली क्लास में, अभी के लिए फिलहाल में इतना ही, ठीक है।